हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़रार खुड़ोर नहीं हैं, कल हमारे साथ होंगे। आज का दिन ज़रा हट के कुछ यूँ भी है कि पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार दूसरी दफ़ा जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। अब से कुछ देर बाद मुद्दत पूरी हो भी जाएगी और इलेक्शंस की तरफ जा रही है। इन 5 साल में खासी गहमा गहमी रही, बहुत से तनाज़ात आए, बहरान आए, उन सब की रिपोर्ट कार्ड बम्पर राइड थी। लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है आज का दिन मुझे। बिल्कुल। कई लोगों को, कई मुल्कों को आदत हो गई है, हमें आदत नहीं है। हाँ। तो और ज़्यादा अच्छा लग रही है। अच्छा, मेरी एक है नलका थेरी, अगर आप चाहें तो। जी जी प्लीज़। नलका थेरी ये है कि जब आप बोरिंग करते हैं किसी नलके के लिए तो शुरू में कीचड़ आना शुरू होता है, थिक कीचड़ आना शुरू होता है। तो उस वक्त आदमी घबरा जाता है कि यार ये क्या है, मैंने तो पानी के लिए नलका लगाया था, कीचड़ क्यों आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप सब्र कर लें तो वो कीचड़ गदले पानी में तब्दील हो जाता है। और ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें कुछ घंटे तो फिर साफ़ पानी आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो जमहूरियत का भी यही है कि अगर जमहूरियत का नलका चलता रहे तो शुरू में ज़ाहिर कीचड़ आएगा, फिर गदला पानी आएगा, फिर साफ़ पानी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगला अब जो इलेक्शन होगा उसके नतीजे में जो हुकूमत आई, अगर उसने भी 5 साल पूरे किए तो सूरत हाल निस्बतन बेहतर होगी। ये जो 2008 से लेके और आज 2018 तक 10 साल हमने जो पूरे किए, ये बड़े मज़ेदार साल थे। पहली जो 5 साल मुद्दत थी उसमें भी आपको पता है कि 2 वज़ीर आज़म ने मिल के ये हुकूमत पूरी की, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ। अच्छा, उन पे करप्शन गालिब रही, मुकदमात, स्विस अदालतें, केस, ये वो सुबुकदोशियाँ, ये सब चलता रहा। मेमो केस 2013 के बाद भी यही हुआ कि नवाज़ शरीफ और फिर शाहिद खाकान अब्बासी और एक करप्शन का साया और बदनज़मी का साया, मतलब ये अक़दार मुश्तरक रही। लेकिन पहले जो 5 साल थे उसमें हमें मिली 18वीं तरमीम, बिल्कुल, जिससे कि फेडरेशन के इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। वो दूसरी बात है कि 10 साल बाद भी सूबे परेशान है कि इन इख्तियारात का करे क्या। दूसरा जो काम हुआ था पहली मुद्दत में वो था कि सदारती ओहदा जो बड़ा ताकतवर था उसको जरदारी साहब ने खुद अपने इख्तियारात पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव को मुंतकिल किए, जो कि एक काबिल तारीफ़ बात थी। नवाज़ शरीफ के जब 5 साल शुरू हुए 2013 के इलेक्शन के बाद, तो सिवाय PTI के तमाम जो बड़ी जमातें थीं उन्होंने हिमायत की, खामोशियाँ खुल के बहरहाल हुई। और जो पहला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बताता है कि नवाज़ शरीफ को ठीक ठाक पार्लियामेंट सपोर्ट हासिल थी। 2014 का जो धरना था 1 साल बाद फ़ौरन, उसमें भी पार्लियामेंट सिवाय PTI को छोड़ के खड़ी रही, मुत्तहद रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मियाँ साहब ने मेहनत की तो उससे फासले पैदा होने शुरू हुए, है ना? सही बात। और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का अगर मैं जिक्र करूँ तो 2014 के धरने के बाद वो पटरी से उतरते हुए महसूस हुए ग्रेजुअली, और फिर आज के दिन तक वो पटरी पे दोबारा उस तरह से आ नहीं सके जिस तरह की उम्मीद थी। बीच में ज़ाहिर है कि डॉन लीक्स का स्टेशन आया, फिर परवेज़ मुशर्रफ पे जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा था उससे भी लोग कहते हैं कि जी खलीज और बढ़ी। फिर उसके बाद लब्बैक का धरना, फिर उसके बाद पनामा केस वगैरह, जो है पूरी जो फ़ज़ा बनी उसमें अदलिया और फ़ौज और एग्जेक्टिव ऐसा नज़र आता है कि खलीज भले उसकी वजूहात कुछ और हों, परसेप्शन कुछ और हो, हकीकत कुछ और हो, लेकिन खलीज बढ़ती हुई नज़र आती है। ज़ाहिर है कि फिर शाहिद खाकान अब्बासी आखिरी जो 10 माह उन्होंने मुकम्मल किए। ये जो 5 साल थे, दूसरे 5 साल, उसमें कुछ कामयाबियाँ भी हुई। मसलन दहशत गर्दी का ग्राफ ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन बहुत हद तक कम हुआ। हम इसमें APS का सानिया होता है, बिल्कुल। उसके बाद हम एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान वो बनाते हैं। फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब होता है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद होता है। फिर उसकी जो आखिरी फिल्म का ट्रेलर है वो ये है कि फाटा का इंज़माम जैसे जितने भी हुआ 31वीं तरमीम हो गया, बहरहाल ये हुआ। माशी अगर लेवल पे देखें इन 5 सालों में तो ग्रोथ ऑन एन एवरेज बेहतर बताते हैं जो इंटरनेशनल इदारे हैं।
तवानाई के मंसूबे जो थे लोड शेडिंग के बड़ी हद तक कुछ मुकम्मल हो गए, कुछ प्रोसेस में है, लेकिन काम होता नज़र आता है, रुकता हुआ नज़र नहीं आता। CPEC प्रैक्टिकली यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का जो है मरहले में दाखिल हुआ है। इसके अलावा जो छोटे छोटे मियाँ बरादरान के फेवरेट पेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, हैदराबाद कराची मोटरवे है, वो भी हमें नज़र आता है कि वो मुकम्मल हुए। खारजा ताल्लुकात को अगर आप देखें तो खारजा ताल्लुकात कुछ तो हमारे बस में थे, कुछ हमारे बस से बाहर थे। मसलन भारत से जो कशीदगी है मुसलसल बड़ी, आप देखें कि LOC पे मुस्तकिल गर्म रही, सब आ करके कल ही फिर खलभूषण का वाक़या है। उसके अलावा शुरू में लग रहा था कि मोदी जो है शायद वाजपेयी की पॉलिसी पे चलते हुए थोड़ी पेशरफ करे, लेकिन मालूम हुआ कि मोदी साहब जो हैं वो देखने के कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। फिर सेंतास का आपको पता है कि जब उड़ी का अटैक हुआ तो सेंतास माहिदा वो हमें लगा कि जैसे ख़तरे में है। पठानकोट हुआ, फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का ज़हूर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात जो खलीज है और अफ़गानिस्तान प्लस हो गए, और फिर एक ब्लॉक हमें बनता हुआ नज़र आता है भारत, अफ़गानिस्तान और अमरीका का। अच्छा, मेरा ख्याल में अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए पाकिस्तान के, ऑफ एंड ऑन हैं, लेकिन दोनों ममालिक ने कम से कम अमरीका से हट के भी एक दूसरे से बातचीत शुरू की। अच्छा, फिर हमें बीच में ऐसा भी नज़र आ रहा था इन 5 सालों में कि जैसे तालिबान मेज़ पे आ रहे हैं मुज़ाकरात की, लेकिन फिर मुल्ला अख्तर मंसूर की जो मौत हो गई उसके बाद से तालिबान पे भी पाकिस्तान का कंट्रोल खासी हद तक हमें कम लगता हुआ दिया। मतलब मजमूई तौर पे एक बम्बर ड्राइव थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुद्दत मुकम्मल हो गई, फ़ज़ा बहुत अच्छी शुरू हुई थी इन 5 साल की, लेकिन आज जो महाज आराई की कैफियत है वो कम बेश वो 90s वाला दौर है, उसकी हमें याद आती है। और जाते जाते आखिरी दिन ये काम हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी जब्त करने के अहकाम जारी हो गए। अब निगरान हुकूमत पता नहीं उसका क्या करती है। अच्छा, अब जाहिर है कि इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं 25 जुलाई को, तो इस मौके पे आपको याद होगा 3-4 दिन पहले पिलडैट उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने। ये हर महीने रिपोर्टें जारी करता है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे, और इनका एक्सपर्ट से, सिविल सोसाइटी से, थिंक टैंक से रब्ता होता है। उसकी बुनियाद पे जो परसेप्शन बनता है, ये कोई सर्वे नहीं होता, लेकिन जो परसेप्शन बनता है महीनावार, वो बाकायदगी से ये जमा करते रहे हैं। ये जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का परसेप्शन है, ये पिछले 1 साल का पिलडैट ने जो जारी किया है, और इलेक्शन से पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस यूँ है कि इसके रिपोर्ट के मुताबिक क़ब्ल इंतखाब जो शफाफियत है उससे डिटरमिन होता है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट होना मुमकिन है। उसके लिए इन्होंने 11 मयारात रखे थे। तो उसकी रोशनी में जो तस्वीर सामने आ रही है पिलडैट की, वो ये है कि क़ब्ल इंतखाब सियासी अमल में फ़ौज की जो गैर जानिबदारी है कि आप किसी पार्टी के साथ, आप परसेप्शन नहीं बनेगा कि आप साथ हैं या नहीं हैं, इस बाबत जो 100 में से स्कोर मिला है वो 33% है। पासिंग मार्क्स से कि जी फ़ौज जो है वो किसी के साथ नहीं है। मीडिया पे सरकारी इदारों और दीगर मफादात का कितना मुसलसल दबाव है और बढ़ रहा है, इस बारे में जो मार्क्स मिले हैं वो तकरीबन 38% मिले हैं, जो कि बहुत ही कम है। नैब के जो केसेस हैं उनमें गैर जानिबदारी का उनसर क्या है? परसेप्शन ये है कि 43% जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि नैब गैर जानिबदार है, लेकिन ज़्यादातर समझते हैं कि शायद जानिबदार है, का निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह अदलिया की आज़ादी और उसकी गैर जानिबदारी का जो तासुर है वो 46%, ऑलमोस्ट 50-50 के करीब है। इंतखाबी फहरिस्तों के मुरतब होने के अमल में शफाफियत कितनी है, ये थोड़ा सा बेहतर स्कोर है, तकरीबन 67% है कि बेहतर फहरिस्तें हैं। इसी तरह हल्का बंदियों में जो नई हल्का बंदी उनमें शफाफियत है तकरीबन 64%, और इंतखाबी मुहिम के लिए साजगार अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसका स्कोर भी बेहतर है तकरीबन 58%। लेकिन ये जो 11 पैरामीटर्स थे उनमें से कोई एक पैरामीटर भी 81% की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं कर सका, जो कि पिलडैट में गुड के मानों में आती है कि गुड स्कोर 81 से शुरू होकर 100 तक जाता है,
उस पर कोई पैरामीटर जो है नहीं है। लेकिन मिला जुला रुझान है, हो सकता है मज़ीद ख़राब हो सकता है मज़ीद बेहतर हो। तो ये मेरे सामने आया है। ये है कि इन 5 साल की देखें सबसे बड़ी, अब जो क्योंकि ख़त्म हो रहा है, जो सबसे बड़ी तब्दीली आएगी वो ये है कि एक तो नवाज़ शरीफ साहब शायद अब दोबारा कभी पार्लियामान में नहीं आ सकेंगे, उनका पार्लिमानी सफ़र ख़त्म हो रहा है, और तकरीबन दोनों जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो नई लीडरशिप है वो उभर के आएगी, और वो अगर इलेक्ट होगी। अच्छा, अब हमारे यहाँ तकलीफ़ ये होती है कि एक तो अगर कोई हुक्मरान आ जाए तो पहले ये होता है कि आ कौन रहा है। हाँ, जब वो आ जाता है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं मियाँ ये जाएगा कब। हाँ, सही बात। तो ये चुल है, ये तो है। दूसरे ये है कि पहले ये था जी इलेक्शन तो नहीं हो रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कोई हालात है इलेक्शन के। अब 25 जुलाई की डेट का ऐलान हो गया है, तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं होंगे क्या या नहीं होंगे। हाँ, अच्छा, इस पे जो है जलती में तेल, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स जो हैं, कल आप जिक्र कर रहे थे सरफराज भुगटी साहब की करारदाद का जो बलूचिस्तान असम्बली में पेश हुई और पास हो गई कि जी ये इलेक्शन 1 महीना या कितना, 1 महीना मतलब ये हज की वजह से और मौसम की वजह। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इलेक्शन 25 जुलाई के और हज जो है वो 15 अगस्त के बाद है। जी बिल्कुल। तो वो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मार कह रहे हैं जिस तारीख को मौखर करने के लिए उसके आसपास ही हज है, तो मतलब अच्छा, और इसी तरह दूसरा जो शक लोगों को पड़ा, वो परवेज खटक साहब ने कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने ये कहा है, उनका जोर यही है कि जनाब जो फाटा के अरकान हैं उनका इलेक्शंस भी साथ ही करवाया जाए। उन्होंने ये कहा है कि कोशिश कर लें, क्योंकि आपको पता है जो 31वीं आईनी तरमीम में मंजूरी हुई है उसमें ये कहा गया कि 1 साल के अंदर अंदर वो हिस्सा बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि करवा लें साथ ही इंतखाबात, तो अच्छा हो जाएगा, और अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो वो भी करके देख लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मसला जो ये है कि आज हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और अभी तक किसी भी सूबे में निगरान वज़ीर आला का जो है तकर्रुर नहीं हुआ है। आपको पता है कि PTI ने जो किया था, नहीं, लेकिन PTI ने जो 2 नाम पेश किए हैं जी दोबारा से, जहाँ तक मुझे नासिर खान दुरानी साहब जो साबिक IG हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये इन्होंने KP के लिए पेश किए हैं नाम या पंजाब के लिए? पंजाब के लिए। और दूसरा है प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी। दोनों नाम जो है, अस्करी से थोड़ी सी ढारस बनती है ना सर, हालांकि बहुत अच्छे वो दानिश्वर हैं। अच्छा, फिर जाहिर है मुझे ये लग रहा है कि जो पार्लिमानी कमेटी है असम्बली की, उसी की तरफ ये चीज़ें जाती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और मेरी तजवीज़ ये थी कि अगर आप बिल्कुल शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात, और अगर आपको नासिर खोसा भी मंजूर नहीं है और आप मुतबादिल नाम की तलाश में हैं, तो मेरे जहन में एक मुतबादिल नाम है पंजाब की वजारत आला के लिए कि वो इंतहाई गैर जानिबदार होगा और खुश दिली के साथ इलेक्शन होंगे। वो है सोहेल अहमद, दी एक्टर, हस्बे हाल वाले। अच्छा, अगर उन्हें आप एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बना दें, एक खुशगवार फजा में इलेक्शन हो सकते हैं और किसी को इतराज नहीं होगा। एक्टिंग निगरान वजीर आजम, एक्टिंग भी होंगे उनकी, और मतलब गैर जानिबदार भी हैं, किसी सियासी जमात से ही बने। तो मेरा ये है कि जब ये नाम आ रहे हैं तो मैं अपनी जानिब से सोहेल अहमद साहब का नाम पेश करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको अजीब सा लगे, लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें मुझे लगता है कि ये बेहतर नाम होगा। चलेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आप नहीं, मेरे ख्याल में अब इस वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बड़े मौजू की तरफ भी जाएंगे, जो कि राव अनवार जो है और नकीबुल्लाह का मसला वो दोबारा से सर उठा रहा है। उसमें हमारे साथ जिब्रान नासिर भी शामिल होंगे। तो वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है जिब्रान नासिर ने और हम बात करेंगे राव अनवार की। ये सिलसिला शुरू हुआ था इस साल जनवरी में, जब आपको याद होगा कि ख़बरें आई थी कि मलीर में कुछ लड़कों को पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, जिसमें एक नकीबुल्लाह महसूद भी था। उसके बाद हमने देखा कि एक तहरीक उठी, वहाँ पर धरना हुआ और वो धरना होते होते अब बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद राव अनवार को तहवील में ले लिया गया। ख्याल यही था कि शायद उनका ट्रायल जो है वो
हो जाएगा और उनको सज़ा भी हो जाएगी, क्योंकि JIT ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। मगर ये ट्रायल कहाँ हो जा रहा है, इसकी सिमत जो है बिल्कुल उसका तवाज़ुन अभी तयन नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो IO हैं और जो प्रोसिक्यूटर हैं दोनों कह रहे हैं, एक जो है एक वजह से नहीं आ रहे, दूसरे कह रहे हैं कि उन्हें थ्रेट्स हैं। उसके अलावा नकीबुल्लाह महसूद के जो वालिद साहब हैं वो दरबदर घूम रहे हैं इंसाफ के लिए। तो उनकी जो अदालती मावनत कर रहे हैं जिब्रान नासिर साहब, तो जिब्रान नासिर साहब दोबारा से तो वाक़या तो सबके जहन में ताज़ा ही है और वो हुआ, और ख़्याल यही था कि ट्रायल जिस तरह रियासत ने कमिट किया। इस वक्त क्या सिचुएशन है? हाँ सर, इस वक्त सिचुएशन ये है कि अभी जो हमने 2 अहम इक़दामात किए हैं इस हफ्ते, वो ये था कि पीर के रोज़ नैब के अंदर एक दरख्वास्त जमा कराई नकीब के वालिद ने, और उसकी बहुत एक ठोस वजह थी कि हमारा जितने भी सियासतदान हैं बड़े, हम ये पनामा का मामला देख लें, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पीस के नतीजे के अंदर ये सारा स्कैंडल उभर के आया था और ये सारी इंक्वायरी और सारी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग वजूद में आई। ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से भी जब कोई इंकशाफ करता है, कोई तज्जिया निगाह या कोई सहाफ़ी, तो इंक्वायरी खुलती है। इनके ऊपर जो ये डॉन का आर्टिकल आया और उससे पहले कितने न जाने आर्टिकल्स आते रहे राह अनवार के ऊपर कि रेती बजरी का कारोबार हो, भत्ताखोरी हो, रैंसम मनी हो, जाली FIR के अंदर ईरानी ऑयल हो या बहरिया की ज़मीन खाली करानी हो, इतने सारी आते रहे आर्टिकल्स। और फिर डॉन का पीस आया, मगर कभी नैब को ये ख्याल नहीं आया कि लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस ऑफिसर, हम इसकी इंक्वायरी करते हैं। इन्होंने जाके ये जमा कराई। फिर ऑफ कोर्स इसी केस की जब हम नैब के वाले से काम कर रहे थे तो ये भी चीज़ हमारे सामने अखबार के नतीजे से आई कि एक अजीब एक स्पेशल सेटअप दिया गया है राव साहब को कि हैं वो मलीर के, मगर इनके अंडर वेस्ट के 4 थाने, सोराबगढ़, सच्चल, मुबीना साइट भी आते थे, और ईस्ट का एक थाना इनके अंदर आता था गुलशन मेहमार का, जो कि इनके लिए एक सेफ कॉरिडोर बनाता था हब से लेके मलीर तक, जो इनकी स्मगलिंग का आसान करता था रूट उस हवाले से। और फिर जो हमारे सामने आया कि एक इंसान SSP के लेवल पे 1,13,000 की तनख्वाह रखते हुए 2012 से अब तक 74 बार दुबई का सफ़र अफोर्ड ही कैसे करता है, बेशक वो इलाज के लिए क्यों ना गया हो, किसी पर्पज़ के लिए क्या हो। हमारा मौक़िफ़ उसमें था कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अजीब एक मजाक की बात थी कि जमा कराने के बाद पीर को मुझे और नकीब के वालिद को बुलाया गया बुध के रोज़, उनके जो कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं, और उन्होंने कहा कि आपने ये जो हमें कंप्लेंट जमा कराई है मीडिया रिपोर्ट से मबनी, ये ज़रा वेग है, जर्नलाइज है, ज़बानी उन्होंने बात की, तो आप मुझे स्पेसिफिकली बता दीजिए कि कौन कौन सी ज़मीन राव के नाम पे है, किस किस अकाउंट में पैसा पड़ा है, कितनी ज्वेलरी पड़ी है, कहाँ पड़ी है, और किसके नाम के थ्रू उनके ऊपर है। तो मैंने उनसे बड़े एहतराम से कहा कि सर आप चाहते हैं कि मैं आपको नैब का काम करके दे दूँ, तो ये मुझे समझ में नहीं आई कि अगर ये मंतक है। दूसरी तरफ हमने पिटिशन फाइल की जिसकी कल पहली समाअत है सिंध हाई कोर्ट में कि 12 लोग अब इस वक्त इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं, सारे के सारे पुलिस वाले। 11 हथकड़ियों में आते हैं, 11 कैदी की ऑरेंज जैकेट पहन के आते हैं, 11 सेंट्रल जेल से आते हैं, एक राव अनवार नए जोड़े में आता है, बगैर हथकड़ी के आता है, बाकी 11 पीछे दीवार के साथ खड़े होते हैं अदालत में, ये फर्स्ट बेंच पे बैठे होते हैं प्रोटोकॉल में, और जज के सामने जो पुलिस वाला उस ATC में आता है सलाम ठोकता है, झुक के मिलता है कि जैसे उसको ही पता है कि ये साहब तो वापस आ जाएंगे, इनका तो कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा सब जेल जो बनाई जाती है फ़ोन कॉल के ऊपर राव साहब की दरख्वास्त पे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि IG की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी। क्या IG AD ख्वाजा ने कोई समरी भेजी थी कि सेंट्रल जेल महफूज नहीं है राव अनवार के लिए? और अगर नहीं थी तो उन 11 के लिए कैसे है जो इसी केस में उसके अंदर हैं, या उन जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए कैसी है जो सेंट्रल जेल में रहते हैं? या अगर जेल महफूज नहीं भी थी तो जो हमारे रेंजेस के डिटेंशन सेंटर रहे हैं बड़े बड़े इस ऑपरेशन के दौरान, और इससे बड़ा मजाक और फॉर ग्रांटेड लेना, आपकी मेरी हम सबकी इस माशरे की इज्जत नफ्स को ग्रांटेड लेना और हमारे जुडिशल सिस्टम को ग्रांटेड लेना कि एक इंसान अपने घर के आराम से एक दिन को बाहर नहीं निकला, फिर भी अदालत में दरख्वास्त जमा कराता है B क्लास की कि मुझे इस सब जेल में बेहतर सहूलियात मुहैया किए जाएं आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। वो क्या चाहते हैं, उनको कोई गेमिंग जोन खोल दिया जाए, कोई नए फोम गद्दे डाल दिए जाएं, क्या आराम वो चाह रहे हैं? हमें फिर इस बात पे गुमान होता है कि हम किस इंसान के सामने खड़े हैं। क्या हम वाकई में एक करप्ट SSP का मुकाबला कर रहे हैं, किसी निज़ाम का मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि सर जब 444 कत्ल के बाद राव अनवार की कोई इंक्वायरी नहीं होती ना, सिर्फ नकीब के केस की इंक्वायरी होती है, पहले 444 की इंक्वायरी नहीं होती, तो ये रियासत राव अनवार की परवरिश कर रही थी, एक ख़ास मकसद के लिए कर रही थी। वो मकसद वहाँ से भी नुमाया होता है कि नकीब का तो हम जिक्र करते हैं और करना भी चाहिए, मगर नकीब के साथ जो साबिर और रसाक जो 1.5 साल गुमशुदा रहते हैं, एक मुल्तान से गायब होता है, एक भावलपुर से गायब होता है, और नकीब के साथ मलीर में पहुँच जाते हैं उस फेटल डे जिस दिन उनको मारा जाता है। राव अनवार के पास क्या वो वसाइल हैं
कि 1.5 साल मुल्तान से और बहावलपुर से लोगों को अगवा करके अपने पास रखे और उनको खिलाए पिलाए और उस दिन का इंतज़ार करें जिस दिन उनको फारिग करना है। हम एक ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ है जिसकी नशोनुमा रियासत ने की है, और मेरे नज़दीक जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा की जा रही हैं वो इसलिए है कि अगर राव अनवार साहब सूली पे टंग जाते हैं तो उस इदारे के लिए फेस सेविंग मुश्किल है जो डर्टी काम के लिए इन पुलिस वालों को इस्तेमाल करती है, लोगों को अगवा कराए जो भी होते हैं उनका कत्लेआम होता है और जिनका ये काम कर रहे होते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि राव अनवार का जो या नकीबुल्लाह का ये ट्रायल वो किस समत में जा रहा है, समाअतें जो हैं उनके इम्कानात क्या हैं, और दूसरे बाकी जो 444 जो आपने कोर्ट किए हैं उनके वरसा क्या सोच रहे हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। ज़ेर बहस आपको मालूम ही है कि इस वक्त जो मौजू है वो है नकीबुल्लाह केस। हमारे साथ जबरान नासिर मौजूद हैं जो इस केस की तफसीलात और निटी-ग्रिटीज़ बता रहे हैं। आपने पिछले सेगमेंट में ये कहा कि राव अनवार साहब तो आराम से बैठे हुए हैं, जब पेशी होगी चले जाएंगे, नहीं होगी तो पदों को पानी देंगे। ये जो नकीबुल्लाह महसूद के वालिद हैं ये इस केस में आते हैं और परसू जो कर रहे हैं, तो ये अब कराची में रह रहे हैं या किस वहाँ से आते हैं, क्या है सूरत? सर जहाँ वो रहते हैं मकीन में वहाँ पे फ़ोन सिग्नल या टेलीफोन से रब्ता नहीं है। हाँ। हमें फ़ोन करना पड़ता है उनको रज़मक या तांक में किसी इंसान को, वो इंसान सफ़र करके वहाँ जाता है, उनको पैगाम देता है, फिर वो सफ़र करके तांक या रज़मक आके हमसे फ़ोन पे बात करते हैं, फिर वहाँ से सफ़र करके पेशावर जाते हैं। उनका प्रोसेस कराची पहुँचने का कम से कम ये पूरा उनकी उम्र के लिहाज से, सफ़र के लिहाज से कम 2 से 3 दिन ले लेता है। दूसरी तरफ राव साहब हैं जो अपने बेडरूम से निकल के लाउंज में और लाउंज से निकल के बेडरूम पे हैं। वो इंसान, वो बुज़ुर्ग अपने मासूम की शहीद के केस की हेयरिंग के लिए 3 दिन का सफ़र सिर्फ ये सुनने आता है अदालत सुनने के लिए कि आज आईओ नहीं आया, वो रमज़ान की ड्यूटी पे खड़ा हुआ कहीं सिक्योरिटी के लिए। यानी कि उसको अदालत या निज़ाम से या इंसाफ से, पुलिस से ये जवाब मिल रहा है। कोई ऐसी अथॉरिटी है जो ये ऑर्डर पास कर सके कि जब तक केस का फैसला नहीं होता नकीबुल्लाह के वालिद ऑल द वे वहाँ से आने के बजाय उन्हें कराची में रिहाइश दी जाए और सहूलत? कोई ऐसी अथॉरिटी? सर बात सिर्फ उनकी अपनी ज़ाती रिहाइश की नहीं है। नकीब के बाद उनकी जो पोते पोतियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके बाकी घर की जिम्मेदारी उनकी, वो घर के सरपरस्त आला हैं, उनको उस वजह से वहाँ पर रहना पड़ता है। मगर आप इसको ये देखिए ना कि अगर मैं अपने बेडरूम के आराम में हूँ एज अ मुल्ज़िम, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगली पेशी 6 महीने बाद हो या साल बाद हो। मुझे तकलीफ तो तब होगी ना कि जल्दी मामला निपटे जब मैं जेल के अंदर हूँ। मगर यहाँ पर प्रोसिक्यूटर हर हेयरिंग पे तब्दील हो जाता है। आईओ पिछली हेयरिंग पे भी नहीं आया, लास्ट उससे पिछली पे उसको शो कॉज हुआ तो पिछली भी बोल दिया कि जी रमज़ान ड्यूटी पे है। क्या CCPO को IG को नहीं पता कि कितना हाई प्रोफाइल केस है जिस पर सू मोटो लिया हुआ है, और इसके आईओ को हम कैजुअली कहीं भी तैनात कर दें या उस तैनाती से वो आधे घंटे के लिए एक्सक्यूज़ होकर यहाँ पर नहीं आ सकते। और जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर ने जी अब बाद में खबर है अखबार के ज़रिए कि मुझे थ्रेट है, मगर ये भी नहीं बताया गया कि थ्रेट कहाँ से है। ये हमें अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका है। मुझे नहीं पता वो किसका नाम लेंगे, किस तरफ इशारा करेंगे। हमें तो हर एक बार नया बंदा नज़र आता है और उसका हमें नुकसान है। और क्या हो रहा है कि सर रियासत के जो सतून 2 हैं किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में फौजदारी के मुकदमे के, वो एक आईओ है जिसने इन्वेस्टिगेशन की है और वो प्रोसिक्यूशन है जिसने उस इन्वेस्टिगेशन को कन्विक्शन में बदलना है। जब यही दोनों हर पेशी में बदलते रहेंगे, जब यही दोनों मौजूद नहीं होंगे, तो हमारा काम बतौर कंप्लेनेंट कोर्ट को असिस्ट करना नहीं, प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करना है। जब मेरा रहनुमाई नहीं अदालत के अंदर है तो मैं किसको असिस्ट करने वहाँ पर खड़ा हूँ? हम इस चीज़ को देखें और फिर ये सोच के एक अजीब सी अगर कहते हैं बात लगती है कि हम क्या माशरा है कि हमारी रियासत किसको प्रोटेक्ट करती है? नहीं, अदालत ये भी तो ऑर्डर पास कर सकती है आईओ या जो लोग ड्रैग कर रहे हैं कि जी फलानी डेट तक आप हमें ये चाहिए। देखें, हम जो अदालत जिस तरह मामला आगे बढ़ेगा जो कि ऑर्डर हो सकते हैं वो ये है कि एक तो आईओ पाबंद हो अदालत के हुक्म के तहत कि कोई भी ड्यूटी आपको आए। दूसरा, अगर किसी प्रोसिक्यूटर को थ्रेट फेस है तो उस प्रोसिक्यूटर के लिए खास रिहाइश या सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा सकता है। और ATC केसेस के अंदर बहुत से प्रोसिक्यूटर्स के पास प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। इसी के लिए चूंकि वो तो सर लश्कर जंगवी और तहरीक तालिबान, जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का भी कर रहे होते हैं। मगर जहाँ पे आई एम सॉरी मैं एक जेनेरिक बात करूँगा चूँकि सर ये एक निज़ाम का निचोड़ है, ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। जो बंदा जाली डिग्री बेचे इस मुल्क के नाम पे, स्टेट उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको बेल पे बाहर निकालेगी। जो इंसान पे इल्ज़ाम हो कि दहशतगर्दों को ट्रेन करके पड़ोसी मुल्क भेजता है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो हकानी हो या हाफिज सईद हो। और जिस इंसान के ऊपर इतने कत्लों का इल्ज़ाम है उसके लिए रियासत मेहरबान है। इस वक्त
इतना एक देखिए इंसान की सादगी भी होती है और एक सच्चाई भी होती है। नकीब के वालिद बार बार हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात दोहराते हैं कि जनरल कमर बाजवा मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप नकीब को लेकर कितना परेशान हैं। मैंने कहा मैं उतना ही परेशान हूँ जितना ये 22 करोड़ आवाम है, चूँकि उन्होंने उसको अपना बेटा बनाया है। तो कहते हैं आप फिक्र ना करें, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ पे हाथ रख के कहा वादा, उन्होंने ऊपर हाथ रख के कहा पक्का वादा, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा शुक्रिया। वो बार बार कहता है कि मुझे तो एक चीफ जस्टिस ने इंसाफ का वादा किया था, एक आर्मी चीफ ने किया था, तमाम सियासी पार्टी के लीडरान आए थे, हुकूमत ने किया था, मगर ये हमें जब हम कह देते हैं ना कि माफ़ी मांगी जाती है बहादुर बच्चा कहने पे, वो पब्लिक प्रेशर में तो माफ़ी मांगी जाती है, मगर इस वक्त जो हमें किरदार नज़र आ रहा है, पूरा जो नज़र आ रहा है तरीका, वो तो लगता है कि वो दिल की बात शायद सामने आई थी। सही बात। और हम हक बजा हैं ये बात कहने पे। पिछले इस हवाले से जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने शायद इतना खुल के नहीं बोला हो कि इसको प्रॉपर स्टेट प्रोटेक्शन अभी मिल रही है, मगर जिस तरह से सर उस इंसान की भी, उस वालिद की भी रसवाई देख के हमें तकलीफ होती है कि हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं जो अखलाकी तौर पर इतना गरीब हो गया है। ये बताइए राव अनवर की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, एक तो ये है कि वो कस्टडी में है बज़ाहिर, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है मामूलात, एक तो ड्यूटी से हट गए, उसके अलावा भी कोई फ़र्क आया है? सर ये तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे जाने की, वहाँ पे रेंजर्स ने एरिया को किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ है। वो किससे मिलते हैं, किसको फ़ोन करते हैं, किसको फ़ोन कर सकते हैं, किसको पैसे देते हैं, किसको दे सकते हैं, किसको वर्गला सकते हैं, किसको डरा सकते हैं, किसको धमका सकते हैं, हमें क्या पता। वो बंदा जब नॉर्मल कंडीशंस में नहीं है इस मुल्क में, जब उनको एक और दहशतगर्द के मुलजिम या मुजरिम की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा इस हद तक कि वो अपने, और इस वक्त सिंध का वाहिद इंसान है जिस पे ATC का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, और वो इंसान अपने घर को जेल बना के बैठा है। ये प्रिविलेज किसी को हासिल नहीं है। तो नवाज शरीफ के ऊपर या किसी और के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बाद इंक्वायरियाँ खुल सकती हैं, राव पे नहीं खुल सकती हैं। बड़े से बड़ा कोई और दहशतगर्द हो या छोटे से छोटा चोर हो, वो जेल जाएगा, मगर राव साहब जेल नहीं जाएंगे। तो जब हमारी राव साहब की अपनी भी परवरिश में, जो मैंने आपसे बात की थी, हिस्ट्री रही है कि क्या ये वही अफसर नहीं जिनको आउट ऑफ 10 प्रमोशनें मिलती रही हैं, फिर हाई कोर्ट इनको सस्पेंड करता रहा है, इन पे शुरू से ये नजर करम रही है। और मेरे ख्याल में ये स्टेट की डिसफंक्शनैलिटी दिखाता है कि जब आप ऐसे इंसान को इस केस में इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये स्टेट की डिसफंक्शनैलिटी नहीं दिखाता, बदनीयती नहीं दिखाता, एक अजीब टूटा फूटा निज़ाम नहीं दिखाता, तो ये क्या दिखाता है? एक जगह हमसे तमाम लोग वादे करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, दूसरी तरफ ये रसवाई का बायस बन जाता है, आप सब्र का उसके इम्तिहान लेते हैं। एक वो मेरे लिए सर वही बात है कि इट्स हार्ड टू नाउ कहते हैं ट्रांसलेट, बिकॉज मैं वो बैठता हूँ ना वो दो घंटे उसके वालिद के साथ उस हालत के अंदर, और मैं वो प्रोटोकॉल देख रहा होता हूँ कि उसके वालिद को कोर्ट में पहुँचने के लिए मुझे 6 जगह बताना पड़ता है कि ये मुद्दई हैं, ये मकतूल के वालिद हैं, इनको कोर्ट में आने दें, ये सिक्योरिटी का आशस छोड़ें। और उसी अदालत में जाके जब हर पुलिस वाला आके सर आप कैसे हैं, सर आप कैसे हैं, जाता है सलाम करके, और वो ऐसे बैठे होते हैं आराम से, तो मुझे समझ में नहीं आता ये हुकूमती वज़ीर है या कि दहशतगर्दी का मुजरिम है। तो जज साहब जो हेयर कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि प्रोसिक्यूटर आएँ, या वो क्या होता है कि अगर प्रोसिक्यूटर नहीं आया तो फिर एडजर्न हो गया? सर अभी ATC ने जो अगला प्रोसेस करना है वो ये करना है, चूँकि आज तक जिस नोटिफिकेशन के तहत, फर्जी नोटिफिकेशन के तहत इनके घर को सब जेल बनाया गया, वो आज तक ATC में कभी पेश ही नहीं किया गया। सो अभी तो वो नोटिफिकेशन ATC ने मंगाया कि हमें आप दीजिए, हम इसको वेरीफाई करेंगे कि रियल है कि नहीं है। मगर उससे पहले हम चूँकि हाईकोर्ट में अब जा चुके हैं, कल उसकी पहली समाअत है, और हमने हाईकोर्ट के सामने मौक़िफ़ रखा है कि सर ये VIP कल्चर बड़ा अजीब हो गया इस मुल्क का, जो आपको अदालत तक और अदालत के बाद जेल तक नहीं छोड़ता। ये आपका VIP कल्चर तो है जो इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दूसरा, मिस रीडिंग ऑफ द लॉ। हमारे लॉ में हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप किसी एक इंसान के लिए स्पेसिफिकली किसी एक जगह को सब जेल नहीं बना सकते। जो कानून की रीडिंग है वो ये है कि कोई ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स हो, कोई खास सिनेरियो हो, तो उस पे हो सकता है। किसी भी मुकदमे को मैं 2 तरह से किल कर सकता हूँ जी। अगर मैं साहिब वसाइल आदमी हूँ, या तो मैं उसे इतना ड्रैग करूं कि दूसरी पार्टी थक जाए, छोड़ के भाग जाए, मर जाए। दूसरा तरीका ये है कि जो विटनेस है वो उनको मैं तोड़ लूं और वो जो है अपने बयानात से मुनहरिफ हो जाए। ये दोनों चांसेस कितने हैं? सर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए हम स्टेटस को स्टेटस क्यों कहते क्यों हैं? जो कि स्टेटस को हुनर आता है सामने वाले को थका देने का, हरा देने का, कि इतना वक्त दे दो उनको, इतना वक्त दे दो कि साल बाद वो खुद ही हार जाएं, रुस्वा हो जाएं, या वो जज्बात में गुस्से में आके कोई ऐसा काम करें कि उनसे मॉरल हाई लिया जाए कि एक पीसफुल इंसान वायलेंट हो जाए तो वैसे ही मॉरल हाई ग्राउंड लूज़ कर जाएं। और दूसरा, जब हम विटनेस की बात करते हैं ना सर, एक 2 नौजवान हैं इस केस के अंदर जो विटनेस हैं,
जो उठाए गए नकीब के साथ, जिनके पास तशद्दुद भी हुआ, वो बाहर भी आए, वो इस वक्त प्रोटेक्शन के अंदर ही हैं। आपने इस केस को ड्रैग करना है, आप 4 साल तक ड्रैग करेंगे, वो 4 नौजवान 4 साल तक उसी दहशत का शिकार रहेंगे कि बगैर पुलिस प्रोटेक्शन के बाहर नहीं जा सकता, अगले थाने के इनको इन्फॉर्म किए बाहर नहीं जा सकता, आप उसकी ज़िंदगी मफलूज करेंगे। अगर वो कोई विटनेस किसी केस में, इस केस की बात नहीं कर रहा, कोई विटनेस किसी केस में अगर पैसे से ना टूटे, डर से ना टूटे, तो अगर आपने उसकी ज़िंदगी एक कैद खाना बना दी है, आप उसको इमोशनली तोड़ेंगे। और ये स्टेटस को, इसलिए स्टेटस को चूँकि इसको इस चीज़ में हुनर आता है कि मजलूम के सब्र का इम्तिहान लेते रहो, ये आखिर में थक के चला जाएगा, चूँकि यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो अभी नकीबुल्लाह के जो वालिद हैं जी, आपको लगता है वो अभी भी पुरुमीद हैं या वो थोड़े परेशान हो रहे हैं? सर पुरुमीद हैं। एक उनकी बड़ी अच्छी खूबी है, हम जब उनका एक रिवायत है, सारे जरगे की सूरत में बैठते हैं, बात कर रहे होते हैं, वो इंसान जब अपने बेटे के बारे में बात करता है मुस्कुरा के बात करता है, वो हमें भी लाइट मूड में लेके आता है, वो हमें भी स्ट्रेस कम करता है, हम उनसे इंस्पिरेशन देखते हैं। इस कौम के अंदर मुझे एक अजीब सी बात लगी कि मैं मशाल के वालिद के साथ बैठता हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, वो मुस्बत बातें करता है वो इंसान इतना जुल्म सहने के बाद भी। मैं नकीब के वालिद के साथ बैठता हूँ तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है पॉजिटिव सोचने की कि इंशाअल्लाह जाएगा। और हमारा इंशाअल्लाह सिर्फ नकीब के वालिद अकेले नहीं है, कराची के ग्रैंड जरगा के अंदर कयूम महसूद साहब, सैफुर्रहमान महसूद, करमल्ला महसूद और बहुत सारे लोगों के जो सीनियर्स हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को पहले दिन जिंदा रखा सुराब गोट के अंदर, वो 10 दिन का जो पहला वहाँ पे हुआ, और उन्होंने बाकी उन्होंने को भी मौका दिया जो शिकार हुए इसके जुल्म के, राव अनवार के जुल्म के, कि आप भी आके स्टेज को इस्तेमाल करके अपनी आगे बात बढ़ाएं, या जो और कोई अगवा या गायब हुआ हो वो साथ खड़े हैं। हमें इस केस के अंदर जो लीगल सपोर्ट है, चूँकि हमारे अगर फैसल सिद्दीकी साहब वकील हैं तो उनकी जान को भी खतरा है। अगर आपने इस केस में कोई, अगर प्रोसिक्यूटर की जान को खतरा हो सकता है तो फिर डेफिनेटली मुद्दई के वकील की जान को भी खतरा हो सकता है। तो हम चूंकि आपस में इत्तेहाद किए हुए हैं और हमने इसको सर इसलिए नहीं करना कि हमने एक राव के पीछे जाना है। एज कराचीइट्स, एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमारा ये अज़म है कि हमने ये ड्रामा खत्म करना है, किरदार खत्म नहीं करना कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और ये भत्ताखोरी जो एक रसवाई का है कि पुलिस की वर्दी में मैंने अपना मुहाफिज देखना है, मैंने अपने पर जुल्म करता हुआ इंसान नहीं देखना। अब बहुत शुक्रिया आपका जबरान कि आपने हमें वक्त दिया, और ये केस तो जाहिर है कि अब चलेगा तो हम वक्तन फ़वक्तन आपको जहमत देते रहेंगे और दीगर इश्यूज़ पे भी। थैंक यू सो मच। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। गुज़िश्ता 3 रोज़ से फ़ेसबुक के ऊपर ख़ुसूसन और सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद की कुछ तालिबात की शिकायत जो है वो ख़ासी प्रोमिनेंस पा रही हैं, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें जो है उनके बायोलॉजी प्रैक्टिकल के दौरान एक एग्ज़ामिनर ने जिनसी तौर पर हरासगी का निशाना बनाया। कल इसकी बाज़गश्त कौमी असम्बली में भी सुनी गई और कौमी असम्बली की एक MNA हैं शिज़ा फ़ातिमा, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, फिर तहकीकात के बारे में बात करें। इशू के ऊपर बात करना चाहूँगी विच इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, और वो मेरी कॉलीग समन ने ऑलरेडी उठाया है, और वो ये है कि जो बहरिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने हिम्मत करके एक कंप्लेंट करवाई है अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट बाय एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। प्रोफेसर हैं सादिद बशीर साहब, जो कि IMCB H9 में रेगुलर एम्प्लॉई हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं बायोलॉजी के पिछले काफ़ी सालों से। सर अबाउट 18 टेस्टिमनीज हैव कम आउट ऑलरेडी, और 2016 से भी जो उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं उन्होंने भी जो है वो टेस्टिमनीज दी हैं सोशल मीडिया पे। और ये 24 से 27 मई के दरमियान प्रैक्टिकल्स हुए हैं बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें इनके ऊपर इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स का, इनअप्रोप्रिएटली टचिंग अंडर एज गर्ल्स का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। और साथ उन्होंने ये भी इल्ज़ाम है कि वो थ्रेटन करते रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में फ़ेल कर देंगे अगर कंप्लाई ना किया गया। सर जो यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, अपेरेंटली उन्होंने स्टूडेंट्स को एक खामोश रहने को बोला, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। इन असातिज़ा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करें, और अगर इतनी ज़्यादा बच्चियाँ कंप्लेंट कर रही हैं तो इस बात में कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होगी। एज गवर्नमेंट सर, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, आई थिंक कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी बच्चियों को बजाय के उन पर मज़ीद इल्ज़ाम लगाएं और उनसे कहें कि वो प्रूव करें, हम एक्शन लें और इंकरेज करें उन बच्चियों को। सर जो इतनी हिम्मत करके इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके बोलती हैं
और इस ऐसे मुआशरे में जहाँ पे हमें पता है कि हर किस्म की गलत बात जो है, अगर आप कभी भी इस तरह की बात करें, चाहे आप सही हों, आपके ऊपर मुआशरा जो है वो एक खातून पे ही जो है वो उंगली उठाता है। ऐसे मुआशरे में बोलने पे मैं दाद देती हूँ उस बच्ची को और उसके साथ बाकी उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस मामले को जो है वो सोशल मीडिया पे उठाया है और आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी जो है वो उसको टेकअप करेगा। जी जनाब। अब अच्छा, इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये कि एक ने जुर्रत की ना, हाँ, तो 18 तालिबात ने कहा जी हम तहरीरी बयान देते हैं, कुल मिला के 80 के करीब बताया जाता है। हाँ, और ये जो एग्जामिनर साहब हैं पनिश सादत बशीर, ये ऑनलाइन हैशटैग, इस पे 14,000 से ज़ायद दस्तखत हो चुके थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इन पे आरबी पब्लिक स्कूल जो है रावलपिंडी, वहाँ भी 2014 में 5 तालिबान ने शिकायत की थी। पाकिस्तान नेवी ने भी एक स्टेटमेंट इशू की थी। उन्होंने ये कहा है कि हमने कहा है फेडरल बोर्ड ऑफ इस्लामाबाद को कि जनाब आप इसकी तहकीकात करें और जो भी, ताकि ऐसे जो है इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर था मेरे कॉलेज का, बेशक प्रैक्टिकल था, लेकिन जो एग्जामिनर आते हैं वो फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद। मुझे इंडिविजुअल केसेस से दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये है कि अब अगर ये है कि इस तरह की कोई हरकत करता है और विक्टिम में ये जरूरत है कि वो बता सकता है, तो कम से कम 2 पॉसिबल वारदातें या 10 पॉसिबल वारदातें वो शायद ना हो, ये और इंशाल्लाह नहीं होंगे। मुझे थोड़ा सा टीचर्स जो, क्योंकि वो बच्चियों ने ये कहा कि हमने जब अपनी टीचर्स को ये बात बताई तो उन्होंने कहा अभी चुप हो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं, इसको देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। टीचर्स के जहन में बेशक ये होगा कि शायद इससे बच्चियों के जो है एग्ज़ाम पे असर ना पड़े, मगर ये इतनी अब तक तो यही होता है ना, अपनी संगीन ये जो अब तक तो अब यही होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल ऐसा वाकया होता है तो शायद टीचर्स का रवैया भी बदले और बदलना चाहिए। और दूसरी तरफ वुमेन एम्पावरमेंट के भी काम बिल्कुल, और ख़ास तौर पे क्योंकि जैसे हमने पहले बात की 5 साल में हुआ, तो पंजाब हुकूमत के 2-3 प्रोजेक्ट्स का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ हमें थोड़ी सी एडवांस नज़र आई, मसलन एक तो गर्ल्स ऑन व्हील्स वाला कि मोटरसाइकिल पे हमने देखा पंजाब में फिल्म भी तो हाँ फिल्म भी बनी उनकी, हाँ फीचर फिल्म बनी, अभी रिलीज़ भी हुई है। तो ये वज़ीर आला पंजाब के जो स्ट्रेटेजिक यूनिट हैं उसके सरबराह हैं हम सलमान सूफ़ी साहब, उन्होंने अपने तौर पर और ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत और पंजाब के वज़ीर आला की सपोर्ट से वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर्स कायम किए, जो कि मुल्तान में बना सबसे बड़ा इदारा है। वहाँ अब जो है एक फ़ीमेल जज का भी तकर्रुर हो गया है, फ़ीमेल प्रोसिक्यूटर भी हैं। तो इस तरह की जो मुस्बत काम हो रहे हैं। और 7,000 मोटरसाइकिल्स पंजाब हुकूमत ने दी हैं 7,000 बच्चियों को, और लाहौर की सड़कों पर अब जो वो बच्चियां हैं वो मोटरसाइकिल चलाती हुई ना सिर्फ लाहौर बल्कि और दूसरे शहरों में भी नज़र आ रही हैं, अपने कामों में खुद कर सकती हैं। और ये एम्पावरमेंट का पहला कदम है। हम अगर इंडिया में देखें, नेपाल में देखें, श्रीलंका में देखें, अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी देखें, वहाँ ये कोई अचंबा नहीं है कि कोई बच्ची मोटरसाइकिल चला रही है। अच्छा, सिंध जो है ख़वातीन के हुकूक़ के लिए मौजूदा सिंध असम्बली ने बहुत अच्छे कानून साजी की, लेकिन इस तरह के जो इक़दामात हैं मोटरसाइकिल करना, रेप्लिकेट करने का कभी सुना के हुए या किसी और सूबे खैबर पख्तूनख्वा? मुझे ये है कि देखें अभी शुरू हुआ है, तो आई एम होपिंग कि ये रेप्लिकेट ज़रूर होना चाहिए पंजाब हुकूमत का, ये जो है सिंध को भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, क्योंकि बच्चियों को उतने ही मौके मिलने चाहिए माशरे में जितने मुझे बहैसियत मर्द या आपको मिलते हैं, हमारे बेटों को मिलते हैं। शुरू में ये बैच तकसीम हो रहा था ना मोटरसाइकिलें, तो उस ज़माने में BBC ने भी इसे कवर किया था, तो उसने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ लिए थे इन बच्चियों से जिन्हें मोटरसाइकिलें वगैरह मिली। तो उन्होंने कहा कि मसला ये है कि हम बस स्टॉप पे खड़े होते थे, हमें नाराज़गी का सामना करना पड़ता था। फिर जब से हमें हुकूमत ने फ्री ट्रेनिंग दी है, उसके बाद से बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे हल हो गए हैं, और हम में ना सिर्फ एतमाद आया है बल्कि अब हम वो जो छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए थे ना कि अब अकेले जाएंगे तो क्या होगा, कॉलेज जाएंगे या वापस आएंगे क्या होगा, उससे जैसे ही निजात मिली तो अब हमारे जहन पे ज़्यादा तामीरी ख्यालात आने लगे कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो चीज़ें इसी तरह छोटे छोटे अंदाज से यही चीज़ है कि इस तरह के स्टेप्स अगर लिए जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड ना, इसी तरह हमारा माशरा मेरा ख्याल है बाकी सूबों को भी रेप्लिकेट करना चाहिए। 25 जुलाई के बाद जो भी हुकूमत आती है उसे
और खासतौर पे अगर नया पाकिस्तान बनता है तो उसमें बहुत ज़रूरत यार जाते जाते आप जो ना बाज नहीं आते हैं। बाज की कल जो है वो आपका दिन है, कल जुमा है और हम सुनेंगे, थोड़े बहुत जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।